एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मृत्युंजय तिवारी आपके लिए वीरा डैम इंस्पेक्टर की पीवाई की सीरीज लेके आया हूं, जो कि आपके 7 पार्ट्स हो चुके हैं। अपना ये लास्ट पार्ट है। तो हमने अभी तक 85 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 2019 पीवाईक्यू के। आज अपने लास्ट 10 क्वेश्चंस है जिनको हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे और आप उसको देख के अपना रिवीजन कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज मूव करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ ग्रेड ऑपरेशन इज गिवन बाय टी। ओके, P is number of passes, D is distance travel, and S is the speed of grader, and E is the efficiency. Then what is the total time given by? तो ये किसकी बात कर रहा है? टोटल टाइम की बात कर रहा है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या है यहाँ पे, जो अपनी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो अपना पर पास है, एक पास में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी दी हुई है? डी, कैपिटल डी। ठीक है, कितनी दी यहाँ पे? कैपिटल डी दी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपके पास क्या दिया? नंबर ऑफ पासेस कितना दिया हुआ? पी दिया है। तो नंबर ऑफ पासेस इज गिवन एज पी। स्पीड ऑफ ग्रेडर कितनी दी? स्पीड ऑफ ग्रेडर इज एस। इसके अलावा इफिशियंसी फैक्टर कितना दिया हुआ है? इफिशियंसी फैक्टर इज गिवन एज ई। ठीक है, आपका जो इफिशियंसी फैक्टर जो ई है वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा? वो कोई भी डिले होता है, ठीक है, डिले या रिड्यूस परफॉर्मेंस में। ठीक है, ये क्या करेगा? अकाउंट्स किस पे अकाउंट्स करेगा? अकाउंट्स फॉर एनी डिले। ठीक है, अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी डिले हो रहा, ठीक है, या रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस हो रही, तो वो किस में आएगा? स्पीड में आएगा। किस में आएगा? स्पीड में आएगा। मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन पास, जो टाइम यहां से आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन पास। तो वन पास के लिए यहां से टाइम रिक्वायर्ड क्या आएगा? आपको पता है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, ठीक है, एक क्या है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आप देखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर एक पास की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी है? डी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डी है। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पे? सॉरी, हाँ, स्पीड क्या हुई है? स्पीड एस है और इफिशियंसी ई है। स्पीड एस है और इफिशियंसी ई है, तो एस मल्टीप्लाइड बाई ई। ई का मल्टीप्लाई कहां पे होगा? एस पे, क्योंकि इफिशियंसी क्या है? अकाउंट्स फॉर एनी डिले, यानी स्पीड में कम होगा। अब हम बात करते हैं जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा। टोटल टाइम रिक्वायर्ड, तो अगर वन पास के लिए कितना है? डी, तो एस पास के लिए क्या हो जाएगा? पी पास के लिए हो जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई ई। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी चीजें जानते हैं, जनरल चीजें जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन एस ई, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? द डिफ्लेक्शन ऑफ अ प्री टेंशन्ड बीम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेंडन प्रोफाइल, एंकरेज स्लिप, इम्पोज लोड, बोथ टेंडन प्रोफाइल एंड इम्पोज लोड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं किसकी? टेंडन प्रोफाइल की। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? टेंडन प्रोफाइल। ठीक है, सारे ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं हर बार। तो टेंडन प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो जो अपनी टेंडन प्रोफाइल है, ठीक है, वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी? जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है, ये क्या करेगा? इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो अपना प्री स्ट्रेस फोर्स है। क्या है? प्री स्ट्रेस फोर्स। ठीक है, तो जो भी प्री स्ट्रेस फोर्सेस है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री स्ट्रेस फोर्स। ठीक है, और क्या करेगा? इसेंट्रिसिटी ऑफ द टेंडन, जो भी इसेंट्रिसिटी ऑफ, एंड ई क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ टेंडन। ठीक है, तो अगर क्या कर रहा है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री स्ट्रेस फोर्स, उससे क्या होगा कि किसको अफेक्ट करेगा? दिस अफेक्ट किसको अफेक्ट करेगा? वो दिस अफेक्ट्स the movement curvature, this affects the movement curvature relationship। ठीक है, क्या करेगा? मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको? डिफ्लेक्शन ऑफ
प्री स्ट्रेस बीम, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, विच डायरेक्टली अफेक्ट, किसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो पहला क्या हो गया ऑप्शन, टेंडन प्रोफाइल तो सही है। दूसरी अगर हम बात करते हैं इम्पोज्ड लोड की, दूसरी किसकी बात करते हैं हम, इम्पोज्ड लोड की। तो आपको पता है इम्पोज्ड लोड क्या है, जो अपना लाइव लोड लग रहा है या डेड लोड या लाइव लोड। तो क्या करेगा कि अगर इम्पोज्ड लोड आएगा तो क्या करेगा, वो क्या क्रिएट करेगा एडिशनल बेंडिंग मूवमेंट, क्या करेगा, क्रिएट्स एडिशनल बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, डिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो अपने दो ऑप्शन क्या कर रहे हैं, पहला क्या है टेंडन प्रोफाइल, दूसरा इम्पोज लोड। तीसरा अगर हम बात करते हैं एंकरेज स्लिप की, किसकी हम बात करते हैं, एंकरेज स्लिप की। तो आपको पता होना चाहिए कि एंकरेज स्लिप क्या है, एक क्या है लोकलाइज्ड, क्या है, एक क्या है लोकलाइज्ड, क्या है अपना इफेक्ट है, क्या है लोकलाइज्ड इफेक्ट है। एंकरेज स्लिप क्या है, लोकलाइज्ड इफेक्ट है। ये डायरेक्टली क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता किसको, जो अपना टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ टेंडन प्रोफाइल एंड इम्पोज्ड लोड, ठीक है। तो जो टेंडन प्रोफाइल है एंड इम्पोज्ड लोड है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसको, अपना जो डिफ्लेक्शन ऑफ प्री टेंशन बीम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। आपको पता है जिसके लिए हम ये पीवाई की सीरीज कर रहे हैं, तो सीजी व्यापम सब इंजीनियर की पोस्ट आने वाली हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने होंगी और उसका एग्जाम भी होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पे कोर्स अवेलेबल है कितने का, 777 का। सो आप वहां पे जा सकते हैं, ऐप में आपको प्रॉपर फ्री कंटेंट मिलेगा, आप फ्री कंटेंट को देखें, उसको देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं और कोर्स लेना चाहते हैं तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट में और ऐप में जाके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपना आने वाले सिविल इंजीनियरिंग सीजी व्यापम सब इंजीनियर के लिए इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से आपके पास आरपीएससी ए का भी कोर्स अवेलेबल है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द गेट एकेडमी वेबसाइट एंड इनरोल फॉर द कोर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द डायामीटर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट स्टील बार शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि हम पीछे भी कर चुके हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन था। उसमें क्या दिया हुआ था, थिकनेस ऑफ स्लैब दी हुई थी, उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो वही वहां पे क्या था, उनने थिकनेस दे दी थी, यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा है। तो ये क्वेश्चन दूसरी बार आया, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड स्लैब की, किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्लैब की। तो अगर हम सॉलिड स्लैब में देखते हैं तो जो इसके कोडल प्रोविजन हम देख लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, दो तीन जो अपने कोडल प्रोविजन जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोडल प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से कोडल प्रोविजंस है जो हमें इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, जो अपना मिनिमम नॉमिनल कवर, ठीक है, पहला क्या है, जो अपना मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, 20 mm, दैट इज कोडल प्रोविजन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, ये तो हो गया अपना नॉमिनल कवर। अब रीइंफोर्समेंट में जो पहली चीज होती है वो क्या होती है, जो अपना मिनिमम डाया, जो अपना डाया होता है, डाया शुड नॉट बी ग्रेटर देन T/8। टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। तो पहला चीज क्या हो गया कि डाया जो है वो T/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट, किसकी बात करते हैं, जो अपना मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो होता है वो क्या होता है, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, ऑफ ग्रॉस एरिया, किसके लिए, ये फॉर माइल्ड स्टील, फॉर माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। एंड जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट होता है वो 0.12% ऑफ 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है, क्या होता है, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर HYSD, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक चीज और आपको बस इसमें याद रखनी है, जो अगली चीज आपको याद रखनी है वो क्या याद रखना है, स्पेसिंग, क्या याद रखना है, स्पेसिंग। तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिंग की, तो जो अपना स्पेसिंग ऑफ क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट, जो स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ, शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 3D और 300 mm, 3D और 300 mm, डी क्या यहाँ पे डाया है, ठीक है। और जो स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है, स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 5D और 450
mm, 5dr 450 mm। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, तो इसमें से कोई भी और चीज पूछी जा सकती है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज याद रखनी कि जो मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होगा, 20 mm का। रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो जो डाया आप मेन बार होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन t/8। टी क्या यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर माइल्ड स्टील एंड 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर h/sd। इसके अलावा स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग के लिए जो मेन रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 3d और 300 mm। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो होती है, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट देंगे, उसमें शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 5d और 450 mm। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, शियर मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी अभी आ चुका है इसी पेपर में, पिछले सेशन में हमने देखा था, प्रॉपर इसकी हमने टेबल बनाई थी, फोर्स मेथड एंड अपना डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। जो अपना क्या होता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, फोर्स मेथड की, ठीक है, तो जो अपना फोर्स मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। कौन सा होता है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, उसको और क्या बोलते हैं हम? कॉम्पैटिबिलिटी मेथड। क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा वहां पे जाएंगे तो हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। दूसरा क्या होता है? स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को हम क्या बोलते हैं? उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। और क्या हो जाएगा? वो इक्विलिब्रियम मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शन किसके लिए है? स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले आपको पता है आरआरबी जेई का सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 आपका फेब एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में संभव है। पिछले एनालिसिस जो पिछला हुआ था, ठीक है, उसके एनालिसिस के हिसाब से जो अपना सीबीटी 2 है वो लगभग हो जाएगा फेब एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट एकेडमी के साथ तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सीबीटी 2 का कोर्स 499 पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा गेट 2025, गेट 2026 एंड 2027 का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच अ डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है वही हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? कंसिस्टेंसी की। तो अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की तो कंसिस्टेंसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फर्मनेस। क्या बोलते हैं? ये क्या है? डिग्री ऑफ फर्मनेस। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं ये सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या है? डिग्री ऑफ फर्मनेस को बोलते हैं। ठीक है, कि वो स्टिफ है, सॉफ्ट है, हार्ड है। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि क्या होता है कि जो सॉइल की एबिलिटी है टू होल्ड टुगेदर, मतलब कि उसको जो भी अपने पार्टिकल्स है उसको होल्ड रखना टुगेदर, जब हम उसमें क्या कर रहे हैं? कोई भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये डिपेंड किस पे करेगा? कंसिस्टेंसी क्या करेगा? डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? मॉइस्चर कंटेंट। किस पे? मॉइस्चर कंटेंट एंड टाइप ऑफ सॉइल। मॉइस्चर कंटेंट एंड टाइप ऑफ सॉइल, एंड टाइप ऑफ सॉइल पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। कौन? कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि अपने पास एक क्या होता है, यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास होता है कंसिस्टेंसी चार्ट। क्या होता है? कंसिस्टेंसी कर्व होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंसी कर्व। क्या होता है? कंसिस्टेंसी कर्व। तो एक बार हम कंसिस्टेंसी कर्व भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी कर्व की, ठीक है, तो ये अपने पास एक क्या हो गया? वाई एक्सेस, और ये क्या होगी? अपनी एक्स एक्सेस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी कर्व की, ठीक, तो ये होगी एक्स एंड ये होगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये अपना क्या होता है? इधर क्या लेते हैं हम? वॉल्यूम। इधर क्या लेते हैं हम? वॉल्यूम लेते हैं। और इधर क्या लेते हैं हम? वाटर कंटेंट। क्या लेते हैं इधर? वाटर कंटेंट।
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कर्व को ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होता है, पहला क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या अपना वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर यहां से आप देखेंगे कुछ ऐसा मूव करते हुए, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी कर्व, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। तो यहां पे जो होता है ये अपना क्या होता है, सेमी सॉलिड, ठीक है। ये क्या होता है, ये किस स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेज में है। ये किस में है, सेमी सॉलिड। ये किस में है, सेमी सॉलिड स्टेज में है। यहाँ पे किस में है, ये प्लास्टिक स्टेज में है, किस में है, प्लास्टिक में। और ये किस स्टेज में है, लिक्विड में, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे कि अगर हम लिमिट की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे लिमिट होती है इसको बोलते हैं हम श्रिंकेज लिमिट, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिक लिमिट, इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड लिमिट। अगर आप बात करेंगे किसकी, जो भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है, 100 या 1 बोल दो, ठीक है, फुली सैचुरेटेड। अब अगर आप बात करते हैं कि ये जो अपना श्रिंकेज लिमिट है, इसके पीछे अगर डिक्रीज इन वॉल्यूम होता भी है, अगर यहाँ पे डिक्रीज इन क्या होता है, वाटर कंटेंट, अगर हम वाटर कंटेंट हटाते भी हैं, तो वो जो वाइड्स हैं, अच्छे सुनिएगा, जो भी अब इसके नीचे हम वाटर अगर हटाते भी हैं, तो जो वाइड्स है उसके किससे फिल हो जाते हैं, एयर से हो जाते हैं, ठीक है। किससे हो जाते हैं, एयर से हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम है, ठीक है। और जैसे ही हमने वाटर उससे हटाया, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, तो जो भी वॉइड्स क्रिएट होंगे उसमें क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिमिट्स की, तो पहली चीज है, हम एक बार बस देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहली चीज क्या अपनी, लिक्विड लिमिट। पहली क्या है, लिक्विड लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट की हम बात करते हैं तो डिनोटेड बाय डब्ल्यू एल, लिक्विड लिमिट डिनोटेड बाय डब्ल्यू एल। अगर आप देखेंगे डिफाइन करना चाहें यहां से कंसिस्टेंसी कर्व से, तो क्या मिनिमम वाटर कंटेंट, जहां पे क्या सॉइल प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता तो आप क्या बोलेंगे, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस स्टेट फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेज, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। लेकिन जो हम निकालते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैव टेंडेंसी टू फ्लो। और जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफाइनिंग पर्पज हम क्या बोलते हैं कि एक मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है ना, जहां पे जो पार्ट ऑफ सॉइल है, जो पार्ट ऑफ सॉइल है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप से कट करते हैं, एक ग्रुप से कट कर सकते हैं, कट करते हैं कि स्टैंडर्ड डायमेंशन का ग्रुप होता है, वो क्या करता है कि विल फ्लो टुगेदर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm, विल फ्लो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली लिखा हुआ एग्जाम में है, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मिनिमम वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखने की कोशिश करें, मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, कट बाई ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, कट बाय ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, विल फ्लो, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, विल फ्लो क्या करेगा, फ्लो 12 mm या मूव 12 mm बाई 25 नंबर ऑफ ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई पूछता कि निकालते कैसे हैं, जो अपनी हम लिक्विड लिमिट है, ठीक है, ये जो हमने अभी अभी पढ़ी डिफिनेशन, ये कहां से आती है अपनी, कैसे ग्रांडे अपरेटस से, कहां से आती है, कैसे ग्रांडे अपरेटस से। सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लास्टिक लिमिट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लास्टिक लिमिट की, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एक मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे सॉइल क्या होती है, यहां से आप देखेंगे कि प्लास्टिक लिमिट में क्या सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में चेंज हो रही है, या फिर आप बोलो प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में चेंज हो रही है। तो आप यहां से डायग्राम से देख के भी इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं, किसकी, प्लास्टिक लिमिट की, किसकी, प्लास्टिक लिमिट, दैट इज डब्ल्यू पी, डिनोटेड बाय डब्ल्यू पी, यहां से भी दे सकते हैं। और दूसरी जो अपनी डिफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल, soil begins to crumble when rolled into the thread of 3 mm dia, rolled into, ये यहां पे आप डायरेक्ट अगर लिखूं, soil starts crumble when rolled into the thread of 3 mm,
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्या, श्रिंकेज लिमिट। तो अगर आप श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं, श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं तो श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है, श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन में लिखा वही होता है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है कि दी मिनिमम वाटर कंटेंट, कि जहां से हम क्या करेंगे कि वाटर को रिमूव भी करेंगे तो उसमें कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। क्या हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। इसके अलावा दो तीन चीजें और जो पूछी गई हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहां से बात करते हैं दो तीन इंडेक्स का, तो पहला अगर हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं आईपी, डिनोटेड बाय आईपी। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, आईपी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आपको पता है कि डब्ल्यूएल क्या है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट है, और डब्ल्यूपी क्या है, आपकी प्लास्टिक लिमिट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो आपको याद रखना है, यहाँ से क्या याद रखना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या याद रखना है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिनोटेड बाय आईसी। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपान आईपी। आईपी आपने देखा क्या प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, और डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट। डब्ल्यू क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और याद रखना क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स। क्या याद रखना है, लिक्विडिटी इंडेक्स। क्या याद रखना, लिक्विडिटी इंडेक्स, दैट इज IL। तो लिक्विडिटी इंडेक्स इज गिवन बाय IL इज इक्वल टू W माइनस WP डिवाइड बाय IP। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जिसपे आपने बहुत सारी चीजें देख ली। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट जो हमने डिफाइन किया कि सॉइल स्टार्ट क्रैम्बल, जब उसको हम रोल्ड करते हैं किसमें, 3 mm थ्रेड में रोल्ड करते हैं तो क्रैम्बल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और लिक्विड लिमिट की बात करते हैं कि तो क्या होती है, 12 mm से फ्लो होती है। जब हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं तो उस मिनिमम वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। सेम तरीके से हमने देखा श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं कि जिसमें कि जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, जिसमें कि उसके बाद हम मॉइस्चर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, कंसिस्टेंसी में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप कंसिस्टेंसी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिक्विड लिमिट लेना पड़ रहा है, और लिक्विडिटी में लिक्विड लिमिट नहीं है। तो आप ऐसे याद करेंगे कि लिक्विडिटी में WL नहीं होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी में WL होगा, और नीचे क्या है, WL माइनस WP है। तो यहां से WL होगा तो WL माइनस W हो गया, यहाँ पे WL नहीं होगा तो W माइनस WP हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेथड सुटेबल फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सॉइल विथ वेरी स्टीप स्लोप इज स्वेडिश स्लिप सर्कल मेथड, कलमन्स मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड एंड रैंकाइन मेथड। इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं वेरी स्टीप स्लोप की, अगर हम बात करते हैं वेरी स्टीप स्लोप्स की, तो हमारे दिमाग में सीधे क्या आता है, कलमन्स मेथड। क्या आता है, कलमन्स मेथड। क्यों आता है, अगर हम बात करते हैं कि जो कलमन्स मेथड है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी वेज फेलियर। किस पे बेस्ड है, वेज फेलियर पे। ये क्या है, बेस्ड ऑन किस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेज फेलियर। ठीक है, ये डायरेक्टली वेज फेलियर पे बेस्ड है, जो कि कहां पे होता है, अपना स्टीप स्लोप में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेथड है वो क्या यूज करता है, दिस मेथड यूजेस दी, ये क्या करता है, एनालिसिस ऑफ स्टीप स्लोप करता है। ठीक है, और क्या करता है ये कि जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं कहां पे, वेज पे, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं कहां पे, वेज पे, अलोंग दी पोटेंशियल फेलियर। ठीक है, उसको क्या करता है, ये कंसीडर करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि कंसीडर दी फोर्सेस एक्टिंग, कहां पे एक्ट कर रहे हैं, अलोंग अ पोटेंशियल फेलियर सरफेस। तो ये कहां पे होता है, हमेशा ये होता है अपने पास स्टीप स्लोप में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि हमको वेरी स्टीप स्लोप का एनालिसिस करना, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्स मेथड करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि प्लानर फेलियर सरफेस प्लेन एज्यूम करता है। क्या एज्यूम करता है, प्लानर फेलियर सरफेस। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगला क्या अपना स्वेडिश स्लिप सर्कल मेथड। अगर आप इसकी बात करते हैं तो जो स्वेडिश स्लिप मेथड है, आपको दिख रहा है, इसके नाम पे दिख रहा है कि ये क्या करता है, किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर
दी स्लोप्स विथ सर्कुलर फेलियर, ठीक है ना, जिनका क्या होता है स्लोप्स विथ सर्कुलर फेलियर, उनके लिए क्या करते हैं हम स्वेडिश स्लिप सर्कल का मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि टिपिकली लेस स्टीप स्लोप किसके लिए यूज होता है, फॉर लेस स्टीप स्लोप के लिए हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें बात करते हैं तो ये क्या एज्यूम करता है, एज्यूम करता है जो अपना रोटेशनल फेलियर, क्या एज्यूम करता है, रोटेशनल फेलियर को ये क्या करता है एज्यूम करता है, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास एक क्या है फ्रिक्शन सर्कल मेथड है, तो फ्रिक्शन मेथड भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन मेथड भी सेम तरीके से किसकी तरह काम करता है, जो अपना फ्रिक्शन सर्कल मेथड है वो भी स्वेडिश स्लिप सर्कल की मेथड की तरह काम करता है। और इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, फ्रिक्शन सर्कल एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, फ्रिक्शन सर्कल। ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्कल, ठीक है। और तरीका इसका क्या होता है, सेम तरीके से हम क्या निकालते हैं, सर्कल का जूम करके, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, फॉर सर्कुलर स्लिप सरफेस, किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर किसके लिए, सर्कुलर स्लिप सरफेस, सर्कुलर स्लिप सरफेस के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्या अपना रैंकाइन, तो सबने पढ़ा होगा रैंकाइन, कहाँ पे पढ़ा है रैंकाइन, आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, जो अपनी क्या होती है अपने पास रिटेनिंग वॉल होती है, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर हम निकालते हैं, किससे, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर फ्रॉम दी रैंकाइन्स मेथड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, कलमन्स मेथड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कलमन्स मेथड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो मेथड किसके लिए है, वेरी स्टीप स्लोप के लिए कौन सा है, कलमन्स मेथड है, ठीक है। और आपने बाकी मेथड देख ली, स्वेडिश सर्कल मेथड, अगर आपकी फेलियर सरफेस क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। सेम तरीके से फ्रिक्शन सर्कल मेथड एक फ्रिक्शन सर्कल एज्यूम करता है, ठीक है, और उसमें सर्कुलर स्लिप सरफेस में अप्लाई होता है रैंकाइन मेथड फॉर दी एक्टिव एंड पैसिव स्लोप, क्या यूज करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर निकालते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इन दी रिटेनिंग वॉल पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फैब्रिक रीइंफोर्समेंट एंड वायर नेटिंग, ठीक है, मीटर, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर एंड नंबर, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूं। तो पहला आपको याद रखना वेल सिंकिंग, ठीक है, वेल सिंकिंग और पाइल ड्राइविंग, ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ, यहाँ पे ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स और ज्वाइंट, ठीक है, सप्लाई ऑफ पाइप, ठीक है, स्कर्टिंग एंड कॉर्नाइज के लिए क्या यूज करते हैं, रनिंग मीटर, ठीक है। आपको याद रखना वेल सिंकिंग हो, पाइल ड्राइविंग हो, ठीक है, इसके अलावा ग्राउटिंग हो किसकी, क्रैक्स की, ठीक है, क्रैक या ज्वाइंट की ग्राउटिंग करनी हो, ठीक है, सप्लाई या पाइप्स करनी हो, ठीक है, स्कर्टिंग करनी हो या फिर कॉर्नाइज करना हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं, मीटर यूज होती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसकी, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्लास्टरिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, डैडो हो गया, व्हाइट वॉशिंग हो गया, ठीक है, डिस्टेम्परिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, कोल टायरिंग हो गया, रिमूविंग ऑफ पेंट हो गया, उसमें क्या यूज करते हैं हम, स्क्वायर मीटर, क्या यूज करते हैं हम, स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे टाइल रूफ की बात करेंगे, स्लेट रूफिंग की बात करेंगे, टिम्बर रूफिंग की बात करेंगे, सीलिंग की बात करेंगे, सेंटरिंग एंड शटरिंग की बात करेंगे, डीपीसी की बात करेंगे, ठीक है ना, लाइनिंग ऑफ कनाल की बात करेंगे, वायर नेटिंग की बात करेंगे, फैब्रिक रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और याद रखना जैफरी वर्क की बात करेंगे, ठीक है ना, वुड वर्क की बात करेंगे। उसके अलावा क्या है, वुड वर्क किसमें, पार्टीशन एंड प्लाई वुड पे बात करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है, क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे बोरिंग होल इन आयरन की बात करेंगे, पेंटिंग लेटर्स की बात करेंगे। उसके अलावा और क्या याद रखना आपको, यहाँ से आपको ये फिक्सिंग डोर एंड विंडोज याद रखना, क्या याद रखना, फिक्सिंग डोर एंड विंडोज, ठीक है ना, एंड ईजिंग डोर एंड विंडोज में क्या याद रखना, नंबर याद रखना। उसके अलावा अगर बात करेंगे अर्थवर्क ऑफ एक्सकेवेशन की बात करेंगे, इसके अलावा क्वेरिंग ऑफ स्टोन की बात करेंगे, ठीक है, कंक्रीटिंग की बात करेंगे, ठीक है, और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड स्टोन मेसोनरी किसमें मेजर करते हैं हम, क्यूबिक मीटर में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ये सारे क्या आपने क्या है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है किसकी, एस्टिमेशन ऑफ फैब्रिक रीइंफोर्समेंट की, तो फैब्रिक रीइंफोर्समेंट एंड वायर नेटिंग की अगर हम बात करें तो क्या करें, क्या होता है वो, स्क्वायर मीटर में हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो आपको पता है कि गेट का एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 140 अवेलेबल है।
जिसमें कि बेसिक लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है, मल्टीपल सब्जेक्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द गेट एकेडमी वेबसाइट एंड इनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ अ मैसन फॉर एन आइटम ऑफ वर्क हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन इज। तो आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा, ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, क्या, जो एक्सपेक्टेड आउटटर्म ऑफ मेसॉन की टेबल लगभग आपको याद रखनी है। तो अगर हम ब्रिक वर्क की देखते हैं, तो अगर ब्रिक वर्क कहां पे हो रहा है, लाइम और सीमेंट में, ठीक है ना, कहां पे, फाउंडेशन पे, याद रखना। ठीक है, ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन में 1.25, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार सुपर स्ट्रक्चर में कितना होता है, 1 क्यूबिक मीटर। कितना होता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है। अगर हम बात करते हैं मड मोटार में हो रहा है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ में होगा तो 1.5, और वही मड मोटार में ब्रिक वर्क इन मड मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा, 1.25 क्यूबिक मीटर होगा। सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटार आर्चेस में बात करते हैं तो क्या होगा, 0.55 क्यूबिक मीटर। वही सेम तरीके से ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटार इन जैक आर्चेस में भी 0.55। ठीक है, ये जो यहाँ पे पूछा हुआ है हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन 5 स्क्वायर मीटर, क्या है, 5 स्क्वायर मीटर। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आप ऑप्शन देख के समझना, एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये मीटर क्यूब होगा नहीं, मीटर क्यूब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर दी फुल ब्रिक वॉल, ठीक है ना, फुल ब्रिक वॉल के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ ब्रिक वॉल है, तो आपका मीटर स्क्वायर होगा। दो ऑप्शन बचे, 3 या 5, तो आंसर क्या होगा, 5 मीटर स्क्वायर पर डे। तो आपको ये टेबल क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, 2-3 चीजें ये याद रखना है, ये याद रखना है, इसके अलावा ये याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग होता है, सब स्ट्रक्चर के लिए अलग होता है। अगर हम प्लिंथ या फाउंडेशन बनाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उसी के कंपैरिजन में जब हम सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, 21 बाई 21 बाई 10 सेंटीमीटर, दूसरा 11 बाई 11 बाई 5 सेंटीमीटर, तीसरा 19 बाई 9 बाई 4 सेंटीमीटर, चौथा क्या है, 9 बाई 9 बाई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि स्टैंडर्ड, क्या बोला, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो अपना ब्रिक है, एक स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, तो उसकी हम क्या बनाते हैं, टाइल बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जो टाइल होती है, जो अपनी ब्रिक है, उस ब्रिक की जो विड्थ थिकनेस है उसको कम करके, ठीक है ना, बाकी दोनों डायमेंशन, ये विड्थ सेम है, ठीक है, और लेंथ सेम है उसकी। ठीक है, जो उसकी थिकनेस है उसको कम करके, रिड्यूस करके हम क्या बना लेते हैं, टाइल, जिसको कि हम क्या यूज करते हैं, फॉर दी फ्लोरिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, क्लैडिंग के लिए भी यूज करते हैं, और अपना जो भी डेकोरेटिव पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, किसका, जो अपना स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक की टाइल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड साइज, अब आपको क्या है, मॉड्यूलर ब्रिक की साइज सबको पता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक की साइज आपको सबको पता है। ठीक है, क्या होती है, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे किसकी, यहां पे क्या पूछा, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक की टाइल, तो आपको याद रखना है कि उसमें क्या करते हैं हम, केवल और केवल विड्थ कम करते हैं। क्या करते हैं, विड्थ कम करते हैं। तो क्या हो जाएगी, 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, विड्थ को कम करके हम क्या कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना आंसर सी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो अपनी स्टैंडर्ड ब्रिक है उसकी विड्थ को कम करके हम क्या, सॉरी, डेप्थ को कम करके क्या कर देते हैं, अपना स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक की टाइल बनाते हैं। ठीक है, जो कि हम फ्लोरिंग एंड डेकोरेटिव पर्पज में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपके पास पता है कि आपको पीवाईक्यू सीरीज, सॉरी, जो बुक है अवेलेबल है पीवाईक्यू की आपको गेट एकेडमी में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो सिविल की जो आपकी पीवाईक्यू की बुक है गेट की, वो 222 प्लस जीएसटी पे अवेलेबल है। कहाँ, गूगल ई बुक, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 में 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट 2 में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि टोटल किसके हैं, सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स के क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर गेट के, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दी हुई लिंक से बुक को परचेज कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप केवल एप्टीट्यूड के लिए बुक खरीदना चाहते हैं गेट की, तो वो भी अवेलेबल है। कितने पे, 222 प्लस जीएसटी, लिंक कहाँ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सर्विस रिजर्वायर सप्लाइज वाटर टू अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000 हैविंग एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन एज 360 लीटर पर कैपिटा पर डे।
determine the maximum discharge in the main supply pipe, assume daily maximum demand is 1.5 times the average demand। तो आपके ऑप्शन दिए 0.05 क्यूमेक, 0.075 क्यूमेक, 0.005 क्यूमेक, 0.0075 क्यूमेक। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना जो यहाँ सबसे पहले गिवन क्या है, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, जहां पे क्या पूछा था, सीवर लाइन में डिस्चार्ज पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है, जो टोटल मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा, 12,000 है, ठीक है, पॉपुलेशन 12,000 है, एंड एवरेज डेली कंजम्पशन, एवरेज डेली, जो अपना एवरेज डेली कंजम्पशन कितना है, या सप्लाई आप बोल सकते हैं। एवरेज डेली कंजम्पशन कितना है, यहाँ पे एवरेज डेली कंजम्पशन इज गिवन एज 360 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि जो अपना मैक्सिमम डिमांड है, जो अपनी मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड है वो कितनी है, 1.5 टाइम्स द एवरेज डिमांड, 1.5 टाइम्स द एवरेज डिमांड, 1.5 टाइम्स द एवरेज डिमांड। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो पॉपुलेशन है 12,000 है, एवरेज डेली कंजम्पशन कितना 360। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, जो अपनी एवरेज वाटर डिमांड हो जाएगी, एवरेज वाटर डिमांड क्या हो जाएगी, या फिर एवरेज वाटर सप्लाई, या फिर आप बोले डिस्चार्ज, क्या हो जाएगा अपनी कितनी, 360 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो मल्टीप्लाई कर दो 12,000 पॉपुलेशन से, तो यहां से क्या आ जाएगी, लीटर पर डे, लेकिन किस में चाहिए आपको, मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए। तो इसको मीटर क्यूब, लीटर से मीटर क्यूब में क्या करेंगे, 10⁻³ कर देंगे, तो मीटर क्यूब आ गई। ये क्या आ गई, मीटर क्यूब पर डे। अब इसको क्या करना, सेकंड में, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो यहां से किस में आ जाएगी, क्यूमिक में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्यूमिक में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे यूज हुआ है कि जो अपना 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 10⁻³ डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो यहां से क्या आ रहा अपना 0.05, यहां से क्या आ रहा अपना 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, क्यूमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से अपना क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अपना मैक्सिमम, क्या पूछा उन्होंने, डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्चार्ज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज की, तो जो अपना मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो दिया हुआ 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज डिस्चार्ज। तो क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज। ठीक है, क्यू एवरेज, तो ये क्या है, क्यू एवरेज की वैल्यू है, क्यू एवरेज की वैल्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई दी 0.05। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का, तो क्या आ गया 0.075, 0.075 क्यूमिक। क्या आ गया 0.075 क्यूमिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में और क्या कर सकता है कि ये ना दे। ठीक है, 1.5 टाइम्स दी एवरेज डेली डिमांड ये ना दे, तो आपको याद होना चाहिए सारी चीजें कि अपना जो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा, 1.5 टाइम्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड होता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। तो आपके जो भी 2019 के पीवाईक्यू सीरीज थी, ठीक है, वीरा डैम इंस्पेक्टर की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे सेशन अच्छे लगे होंगे और आपको सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और अगर आप और भी कोई पीवाईक्यू सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस पूरे सेशन को प्यार देते रहें, पढ़ते रहें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है किसकी, अपनी सीजी व्यापम की। तो आप पहले से तैयार रहें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। गुड लक।